हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न जल मंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल सागर किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिफ्ट वैली का। लाल सागर रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वह है जो जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन में होती हुई जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, जलांतगामी प्रपाती के मूल की प्रक्षुब्धता धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डाली। डाली जलांतगामी प्रपाती के मूल के प्रक्षुब्धता धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक थे। अतः सागरी कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित पंख तरंग सिद्धांत डेली द्वारा प्रतिपादित की गई। डेली के अनुसार हिमानीकरण के समय सागर तल के गिरावट के कारण मग्न तट के पदार्थों का सागरी तरंगों द्वारा अपरदन होता है। परिणाम स्वरूप सागरी जल का गंधलापन बढ़ता जाता है और उनका घनत्व अधिक हो जाता है, जिस कारण सागरोन्मुख पंख तरंग का आविर्भाव होता है। ये तरंगे मग्न तट तथा मग्न ढाल पर अपरदन द्वारा कैनियन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस आकार। अटलांटिक महासागर का आकार एस अक्षर के समान है। यह महासागर पश्चिम से उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रसातल मैदान। महाद्वीपीय तट उत्थान तथा मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाने वाले समतल क्षेत्र को वितली मैदान या रसातल मैदान कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां द्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समुद्री गहराई कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महासागरीय खाइयों में।
सर्वाधिक समुद्री गहराई महासागरीय खाइयों में पाई जाती है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्त देखने को मिलती है। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहते हैं तथा लंबे खड्ड को खाई कहते हैं। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी माउंट। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं सी माउंट कहलाती हैं। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे बड़ी संख्या में खाइयां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी संख्या में खाइयां हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट तथा नीतली मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदानों के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल की शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयां दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय सीमांत के साथ साधारण भ्रंश। महाद्वीपीय मग्न तट के किनारों पर समानांतर भ्रंशन की क्रिया होती है, जिस कारण लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय किनारे का भाग धंस जाता है तथा जलमग्न होकर मग्न तट का रूप धारण कर लेता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या इससे भी कम होती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे सेल्फ अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निगमन तट के लिए निम्नलिखित औसत ढालों में से कौन सा उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 डिग्री या कम। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई डैश से डैश तक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 मीटर से 600 मीटर। महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ की गहराई 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों स्रोत बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ऊपर जल की गहराई न्यूनतम होती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय निगमन तट की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारी मात्रा में परतदार निक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चपटे शिखर वाला जलमग्न समुद्री टीला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निम्न द्वीप। निम्न द्वीप एक चपटे शिखर वाला जलमग्न समुद्री टीला है। इस चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक निम्न द्वीप उपस्थित है। गंभीर सागरी मैदान महासागरी बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। इनकी औसत गहराई 3,000 से 6,000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कड़ों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। समुद्री टीला नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठा हुआ है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता है। समुद्री टीले ज्वालामुखियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3,000 से 4,500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले द्वीप निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निम्न द्वीप। अगला प्रश्न है, डैश एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निम्न द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंभीर सागरी मैदान की औसत गहराई कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3,000 से 6,000 मीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ डैश कहलाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुयार्ट्स। अगला प्रश्न है, समतल सतह वाले समुद्र मुखों को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुयार्ट्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है तथा टोंगा, क्यूराइल, एल्यूशन, कर्माडेक आदि प्रशांत महासागर में स्थित अन्य महत्वपूर्ण गर्त हैं। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, वाई आकार का कटक या रिज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। वाई आकार का कटक हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरब सागर को 2 भागों में विभाजित करने वाला कटक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग अरब सागर को 2 भागों में विभाजित करने वाला कटक है। उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई मुख्य कटक में से कई अन्य छोटी छोटी कटकें निकलती हैं। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चागोस द्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में
सोकोत्रा चागोस नामक कटक फैली हुई है। इस कटक के लगभग 1100 किलोमीटर दक्षिण की ओर इसके समानांतर एक अन्य कटक अफ्रीका की ओर अग्रसर है, जिसे सेशेल्स कटक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक कटक को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन उभार। भूमध्य सागर के उत्तर में अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक कटक को डॉल्फिन उभार के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके दक्षिणी भाग को चैलेंजर उभार कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है तथा कहीं भी सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीप शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3,000 मीटर के बीच होती है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयाँ दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समलवण रेखाएं। समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा तथा समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट सॉल्ट झील, डेड सी और वॉन झील। झील समूह में उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम इस प्रकार हैं। ग्रेट सॉल्ट झील में लवणता 220 पर 1000, डेड सी में लवणता 238 पर 1000 और टर्की का वॉन झील में लवणता 330 पर 1000 होती है। सागरी जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 ग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लवणता का उच्चतम प्रतिशत किस क्षेत्र में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लवणता का उच्चतम प्रतिशत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34 पर 1000 रहती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर उसकी मात्रा 36 पर 1000 रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। अगला प्रश्न है, पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 ग्राम। पानी के खारेपन को समुद्री जल के 1000 ग्राम में मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 पर 1000 की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री जल की मात्राओं में से किसको सामान्य समुद्री लवणता को प्रदर्शित करने के लिए मानक के तौर पर लिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 ग्राम। अगला प्रश्न है, जलचरों में लवणांश डैश के साथ बढ़ते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण में वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण में ह्रासमान। जलचरों में लवणांश वाष्पीकरण के वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण में ह्रासमान के साथ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितना वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता अधिक होती है, जैसे कि कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के बीच। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।